Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from R Climax Education Hub. मैं सारे स्टूडेंट का R Climax Education में स्वागत करता हूं। तो मैं क्लास 10th के नेक्स्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10th मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। यहाँ पर एनसीईआरटी आरए सवाल दोनों का सॉल्यूशन सीरीज बाय सीरीज दिए जा रहे हैं। तो अभी पॉलिनोमियल का चैप्टर फिनिश किया गया था, जिसको कि 6 वीडियोज में प्रोवाइडेड कराए गए थे। इसके बाद रियल नंबर के वीडियो प्रोवाइडेड करा जा रहे हैं, तो रेगुलर बेसिस पर इसके वीडियो को देखते रहें। रियल नंबर पार्ट 9 आज स्टार्ट करेंगे। अभी रियल नंबर के पार्ट 9 में आ रहे सवाल के कुछ क्वेश्चंस, इसके बाद एनसीईआरटी के टेस्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे, इसके बाद आगे की क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, अभी रियल नंबर पार्ट 9 में आर्य सवाल के ही क्वेश्चंस हैं। आर्य सवाल के ही क्वेश्चन हैं। तो आर्य सवाल के एक्सरसाइज 1B है आर्य सवाल में। ये निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा कि इससे पहले हम 23 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिए थे और 24 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी दे रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आराम से सुनना है, इसके बाद सॉल्यूशन भी देखना है। जिसके पास बुक नहीं है क्वेश्चन को सुने, जिसके पास बुक है क्वेश्चन को मिलान करना समझे। तो ध्यान दीजिए, 24 में ये दिए गए हैं कि 3 मेजरिंग रॉड है। एक तो रॉड 60 सेंटीमीटर का है और एक को 80 सेंटीमीटर का है, और इसके बाद तीसरा जो है 96 सेंटीमीटर का है। 3 मेजरिंग रॉड है जिसका की हाइट इस प्रकार से दिए गए हैं। फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ, यानी लीस्ट लेंथ ऑफ क्लॉथ जिससे कि which can be measured an exact number of times using any of the rod, किसी भी रॉड से मापे जा सके। तो ध्यान दीजिए, ये रॉड है इतना मीटर 3 नापने वाले 3 रॉड हैं। इसे वैसे क्लॉथ का लेंथ निकालना है जिससे कि इस रॉड से भी मापे जा सके, इससे भी मापे जा सके, इससे भी मापे जा सके। तो हम इसमें क्या करेंगे कि वह छोटी सी छोटी नंबर जो कि इससे बिखर जाए, इससे बिखर जाए, इससे बिखर जाए, तो सिंपल क्लियर हो गया कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, यानी 64, 80 और 96 का यदि एलसीएम निकाल लेंगे तो वही लिस्ट नंबर होगा, वही लिस्ट नंबर ऑफ क्लॉथ होगा जो कि इससे तीनों रॉड से मापे जा सकता है कंप्लीटली रूप से। तो ध्यान दीजिए, निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा कि इसका एलसीएम निकालेंगे। इसमें समझना है कि एलसीएम क्यों निकालेंगे। एलसीएम इसलिए निकालेंगे कि वैसे लिस्ट क्लॉथ का लेंथ निकालना है जो कि इस रॉड से भी मापे जा सके, इस रॉड से भी, इस रॉड से भी। तो वैसे नंबर की खोज करनी होगी जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। इसीलिए एलसीएम ही ऐसा बता सकता है, एचसीएफ नहीं। इसीलिए एचसीएफ निकालना बेहतर होगा। इसके बाद हम 25 क्वेश्चन का हिंट देते हैं। तो 25 क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आगे की तरफ हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये है, इस प्रकार से है कि एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड, हर 60 सेकेंड के बाद आवाज दे रहा है। Another device makes beeps after every 62 सेकेंड, दूसरा जो है 62 सेकेंड के बाद। इस प्रकार से है, they beep together, ये दोनों जो है एक साथ जो है बीप करेंगे एट 10 AM, 10 AM के बाद, 10 बजने के बाद यदि ऐसा करें तो एट व्हाट टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीएस्ट, कितने समय के बाद पुनः ऐसा काम करेंगे। तो पहले क्या काम करना होगा कि इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। वह और टाइम जो इससे निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा। इसके बाद हम क्या काम करेंगे कि 10 AM के बाद हम उसको अरेंज कर देंगे। तो पहले क्या काम करते हैं कि पहले हम इसका
एलसीएम निकालते हैं, यानी एलसीएम ऑफ 60 और 62 एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद देखते हैं एलसीएम किस प्रकार से होता है। तो एलसीएम में क्या काम करना होगा कि एलसीएम 60 62 इस प्रकार से एलसीएम 2 से 30 बार में 2 से 31 बार में और कटेगा नहीं, यानी मल्टीप्लाई ही करना एक ऑप्शन बच रहा है एलसीएम निकालने में, तो यही हो जाएगा। तो इसमें क्या काम करेंगे कि यही एलसीएम है, यानी इतना सेकेंड है, तो क्या काम करेंगे कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करते ये 3 और ये हो जाएगा 62, इसमें कर लेंगे 3 2 जा 6 3 6 जा 18 3 2 जा 6 3 6 जा 18, इसके बाद एक तो 0, यानी ये इतना सेकेंड के बाद ऐसा रिपीट करेगा। तो हम क्या काम करेंगे कि इसके बाद हम इसको मिनट और सेकेंड में भी चेंज करेंगे, यानी 1860 सेकेंड है, इसको हम 60 सेकेंड से डिवाइड करते हैं। 60 सेकेंड से डिवाइड करते हैं तो 3 बार में 6 3 जा 18 180 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे 6, ये क्रॉस आउट हो जाएंगे, इसके बाद ये 1 बार फिर 60। तो ये निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा कि कट गए ये 31 टाइम्स, इसका मतलब कि 31 मिनट, तो टाइम हो जाएगा एग्जैक्ट टाइम 10 AM 31, यानी 10:31 मिनट में पुनः जो है एक बार फिर से एक साथ वो लोग बीट करेंगे। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से करना है। पहले जो है इसमें क्या निकाला गया एलसीएम, एलसीएम के बाद सेकेंड में है तो मिनट में चेंज किए, इसके बाद 10 बजने के बाद ही रिपीट कर रहा है, तो 10:31 पर ये जो है पुनः स्टार्ट कर देंगे, एक ही साथ आवाज करना। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके बाद आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ध्यान दीजिए, आगे की क्वेश्चन में इस प्रकार से दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में ध्यान देंगे। 26 में इस प्रकार दिए गए हैं, द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी, यानी 3 डिफरेंट रोड पहले 48 सेकेंड के बाद चेंज हो रहा है, फिर दूसरा 72 सेकेंड के बाद चेंज हो रहे हैं, तीसरा 108 सेकेंड, यानी फर्स्ट रोड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड रोड क्रॉस है, तो पहले रोड में इतना सेकेंड के बाद, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना सेकेंड के बाद जो है वह टाइम ट्रैफिक लाइट का सिग्नल दे रहे हैं। तो 8 AM पर इन्होंने स्टार्ट, then at what time will they again change simultaneously का मतलब एक ही बार 8 बजकर कितने मिनट पर ये जो तीनों लाइट है यह जो है सिग्नल देगा एक ही साथ। तो ध्यान देंगे द सेम प्रोसेस है, पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना होगा 48 72 108 का, तो एलसीएम आएगा सेकेंड में आएगा, एलसीएम जो आएगा उसके बाद 60 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद मिनट, अब कुछ रिमाइंडर बचेंगे तो सेकेंड हो जाएगा, तो 8 बजकर कुछ मिनट कुछ सेकेंड, इस प्रकार से आंसर आएंगे। तो ऐसा एलसीएम इसलिए निकाला जा रहा है कि पुनः एक बार फिर से कब रिपीट करेगा, तो वह छोटी नंबर जो ये भी काट सके, ये भी काट सके, ये भी काट सके, इसीलिए एलसीएम निकालना उचित होता है। फिर इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अब हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 27 की तरफ चलते हैं। 27 में इस प्रकार से दिए गए हैं कि 27 में दिए गए कि 6 बेल है, यानी वैसा ही क्वेश्चन है, 6 बेल कमेंट्स टॉलिंग टुगेदर, एक साथ जो है संकेत दे रहे हैं,
एंड टॉल एट इंटरवल, यानी 6 बेल है 2 4 6 8 10 12, इतना मिनट्स के बाद, ये सारे मिनट में इंडिकेशन है, इतना मिनट के बाद वो रिस्पेक्टिवली जो है टॉल कर रहे हैं। तो 30 आवर्स में ये कितने बार, हाउ मेनी टाइम टू टेक टॉल टुगेदर, ये 6 जो है एक साथ जो है करेंगे, 30 आवर्स में कहा है। तो ध्यान दीजिए क्या काम करेंगे कि पहले एलसीएम निकालना होगा, पहले एलसीएम निकालेंगे 2 4 6 8 10 और 12 का। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, ये निश्चित रूप से समझ में आ रहा है कि एलसीएम निकालेंगे तो देखिए सबसे बड़ा नंबर 12 है, तो 12 से ये कटा देंगे, इससे नहीं कटेगा। अब 12 से ऐसा 12 था 60 से ये कटा देंगे, ये नहीं कटाएंगे। फिर 120, यानी एलसीएम इसका जो आया 120 आएगा मिनट, 120 मिनट एलसीएम इसका प्राप्त होगा। एलसीएम 120, इसका मतलब 120 मिनट के बाद इन्होंने फिर जो है एक साथ सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो कह रहा है कि 30 आवर में कितने बार, तो 30 आवर में जो है कितने बार इन्होंने टॉल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको हम 120 मिनट को आवर्स में चेंज करें तो 2 आवर्स आ जाएंगे। तो 30 आवर में पहली बार जो है बच चुके होंगे, हाउ मेनी टाइम्स, तो हाउ मेनी टाइम्स का आंसर हो जाएगा 30 आवर्स में पहले एक बार बच गए होंगे 1 बार, इसके बाद 30 आवर्स हर 2 घंटे पर रिपीट कर रहे हैं, तो 30 आवर में ऐसा 15 बार, इसका मतलब 150 यानी 16 टाइम्स, 16 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। यानी 30 आवर्स में एक साथ इन्होंने हर 2 घंटे के बाद जो है एक साथ टॉल कर रहे हैं, तो 16 टाइम्स 30 आवर्स में 16 टाइम्स एक साथ टॉल करेंगे। ऐसा वाली इसलिए जोड़ा गया कि पहले एक बच चुका होगा, इसके बाद फिर 2 घंटे के बाद स्टार्ट होगा, तो 30 में तो 2 आवर्स, अब पहले एक बच चुके होंगे, इसीलिए 16 टाइम्स हो जाएंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस्ड क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बताया जाएगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इरेशनल नंबर को प्रूफ करना, रीविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर की तरफ चलते हैं। इससे पहले हम क्लास 9 में इरेशनल नंबर के बारे में आप लोग सीख चुके होंगे। इरेशनल नंबर का वेरिफिकेशन ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को वेरीफाई करेंगे। अब एनसीईआरटी की तरफ चल रहे हैं, इरेशनल नंबर को वेरीफाई करना। कोई इरेशनल नंबर है तो क्यों है, इसको वेरिफिकेशन की तरफ देखते हैं। इसके लिए पहले हम कंसेप्ट को डेवलप कराते हैं कि पहले ये समझना होगा कोई भी रेशनल नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में तब और तब कहे जाते हैं यदि वो सिंपलिस्ट फॉर्म में, जैसे 3/5, तो 3 और 5 को और छोटा नहीं कर सकते, तो यह कहे जाएंगे कि रेशनल नंबर सिंपलिस्ट फॉर्म में है, या रेशनल नंबर जो है सिंपलिस्ट फॉर्म में है। ये निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कोई भी नंबर आएगा इसमें को प्राइम क्या होते हैं इसको बारे में समझते हैं। वैसे 2 नंबर को प्राइम कहे जाएंगे यदि दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अदर फैक्टर हुआ हो, यानी कि दोनों में ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो, वह भी 1। 2 नंबर, a pair of 2 prime number is said to be co-prime which have only 1 common factor as a 1। 2 नंबर में यदि 1 फैक्टर के रूप में हो तो वह को-प्राइम कहे जाते हैं। तो निश्चित रूप में समझ में आ रहा होगा कि को-प्राइम क्या होगा। यदि कोई भी रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो यानी सिंपलिस्ट फॉर्म में हो तो उसके जो 2 नंबर होंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो प्राइम निश्चित रूप से होंगे। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद और ध्यान दीजिए, और कंसेप्ट कही जाएंगे इसमें, और ये आएंगे कि कोई भी नंबर यदि है, यदि 3
एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर मालूम होना चाहिए, सिर्फ उसके दो फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। तो 3 प्राइम है इसलिए कि 1 और 3 से किसका फैक्टर है। यदि 3 एक नंबर 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 6 का स्क्वायर 36 है, यदि एक 3 प्राइम नंबर है, यह प्राइम नंबर 6 के स्क्वायर को यदि डिवाइड कर रहा है 36 को, तो 3 निश्चित रूप से काट रहे हैं, तो 3 जो है इस 6 को भी निश्चित रूप से काट देगा, 6 को भी निश्चित रूप से काट देगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्राइम नंबर यदि p प्राइम नंबर हो, p यदि प्राइम नंबर हो, यदि a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है a को भी निश्चित रूप से डिवाइड करेगा। जैसे अभी एग्जांपल दिए कि 3 एक प्राइम नंबर है, 3 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 36 को 12 टाइम्स में, तो 3 6 को भी निश्चित रूप से डिवाइड करेगा। ये तो क्लियर एग्जांपल दिख रहा है। वैसे ही इससे एक संकेत मिला कि p एक प्राइम नंबर है, यदि a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, तो इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो ध्यान दीजिए, अब वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऐसे एग्जाम में किए जाते हैं। तो एक एनसीईआरटी का चलते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 चलते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 दिए गए हैं कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √5 इज एन irrational। प्रूव दैट 5 इज एन irrational नंबर, यही क्वेश्चन है। ईमानदारी पूर्वक अच्छे से समझेंगे तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे। if possible let √5 be a रेशनल। यदि संभव हो तो √5 को रेशनल नंबर मानो। and its simplest form be p by q। सिंपलेस्ट फॉर्म p by q कर, सिंपलेस्ट फॉर्म कर लिए, इट्स मींस दे p and q are co-prime। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने से ही ये को-प्राइम हो गए, यानी ऐसा हो गया, इतना मान लिए। इसके बाद हम चलते हैं, नाउ अब चलते हैं √5 इक्वल टू p अपॉन q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ध्यान दीजिए, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, स्क्वायर करते ही ऐसी स्थिति आ जाएगा, यानी ये 5 हो जाएगा, ये p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर हो जाएगा। एक क्लियर यहाँ पर आ जा रहा है कि 5q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इसका मतलब कि p स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, तो if 5 divides p square, if 5 divides p square, then यहां से स्टार्ट करते हैं, then 5 also divides p। 5 जो है p को भी निश्चित रूप से डिवाइड करेगा, तो हम ये मानते हैं
कि 5p को ये a टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, a बार में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या काम करते हैं कि p = 5a हो जाए। इसके बाद इसको हम पुटअप कर लेते हैं इसमें, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसी में पुटअप कर लेते हैं। तो 5q² और p के स्थान पर 5a का स्क्वायर कर लेंगे, यानी putting the value of p in इक्वेशन फर्स्ट में p का वैल्यू पुटअप करने पर ये प्राप्त हो रहे हैं। तो ध्यान दीजिए 1 में हम पुट करते हैं तो ये आ जा रहे हैं, तो 5q², ये 25a², 5 से 5 बार में, यानी q² = 5a² प्राप्त हो गया, यानी 5a² प्राप्त हो गया। इसका मतलब कि q² को 5 डिवाइड कर रहा है, q² को जो है, यानी if 5 divides q², then 5 also divides q को भी डिवाइड किया, तो 5p² को भी डिवाइड किया और q² को भी डिवाइड किया। इसका मतलब ये है 5 must be a factor of p and q। इसका मतलब 5 निश्चित रूप से p और q में फैक्टर है। फैक्टर यहाँ पर p और q का, क्योंकि 5 p को भी डिवाइड किया, q को भी डिवाइड किया। इसका मतलब 5 p और q दोनों में निश्चित रूप से फैक्टर है। यहाँ पर हम माने हैं कि p/q जो है एक कोप्राइम नंबर है, इसका मतलब उसमें कोई एक या अतिरिक्त फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 5 फैक्टर आ गया, तो but these contradict the fact that p and q are co-prime। इसी फैक्ट का जो है कंट्राडिक्शन हो रहा है, यानी विरोधाभास हो रहा है कि p and q को-प्राइम नहीं, और दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय, अब यहां पर फिर चलते हैं, दिस कंट्राडिक्शन arises arises by assuming, this contradiction arises by assuming root 5 is an irrational, root 5 is assuming root 5 is irrational। यह कंट्राडिक्शन रूट 5 को रेशनल मानने से हुआ, यानी इसको रेशनल मानने से हुआ, हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये वेरीफाई हो गए। तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, रूट 5 को रेशनल मानने से ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, इसीलिए वह रेशनल नहीं इरेशनल ही है, तो वेरीफाई हो गया। ऐसे ही वेरीफाई करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइडेड कराए जाएंगे। तो धन्यवाद, इतना ही पर स्टॉप करते हैं। रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू।